मॉर्निंग राहुल सर। Good morning to all of you. Today we are going to discuss about life skills. Why life skills is necessary for teachers and students also. According to WHO, life skills is necessary for maintaining and developing their lifestyles. लाइफ स्किल्स जो है वह कहा जा सकता है कि एक ऐसा स्किल्स है जिसके माध्यम से हम अपने लाइफ को बेहतर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, टाइंग योर शू लेसेस, स्विमिंग, ड्राइविंग अ कार, यूजिंग अ कंप्यूटर, यूजिंग मोबाइल्स। इन सभी कामों में हम लोग बेहतर करें, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे अंदर लाइफ स्किल्स जो हैं वह डेवलप हों। What is life skills? Broadly speaking, the terms life skills is usually used for any of the skills needed to deal well and effectively with the challenges of life. The development of life skills is a lifelong process that starts in early childhood and continue through one's life. The common life skills are problem solving, decision making, critical thinking, communication skills, etc. जनरली हम लोग कहेंगे कि ये लाइफ स्किल्स जो है वह बेस्ड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसके अंदर बिल्ड हो, साथ ही साथ उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो। लाइफ स्किल्स हैव बीन डिफाइंड एज by WHO in 1997 the abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. लाइफ स्किल एजुकेशन जो है वह बेस्ड होता है बिहेवियर चेंज के ऊपर, या हम लोग कह सकते हैं कि बिहेवियर डेवलपमेंट के ऊपर। और इस लाइफ स्किल एजुकेशन की वजह से क्या चेंजेस आते हैं? नॉलेज अपग्रेड होता है, एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं, एंड जो स्किल्स हैं उसका अपग्रेडेशन होता है। Importance of life skills education. Life skills help adolescents to transit successfully from childhood to adulthood by healthy development of social and emotional skills. It helps in development of social competence and problem solving skills, which in the term help adolescents to form their own identity. लाइफ स्किल्स एक ऐसा स्किल्स है जिसमें जो एडोलसेंट होते हैं उनके अंदर एक ऐसी एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, सोशलाइज होने की एबिलिटी, ये सभी चीज़ें जब बढ़ते जाती हैं, डेवलप होती जाती हैं, तो वे अपनी पहचान बनाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। इट हेल्प्स टू जज और कंट्रोल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ए सिचुएशन। उनके अंदर यह कंट्रोलिंग पावर भी डेवलप हो जाता है कि वह एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाली जो सिचुएशंस हैं उसको कैसे हैंडल करें। साथ ही साथ वह प्रमोट करते हैं पॉजिटिव सोशल नॉर्म्स को, जिससे कि उनके हेल्थ, उनके स्कूल्स एंड फैमिली के ऊपर एक पॉजिटिव सोशल नॉर्म्स जो होता है उसका प्रमोट होता है, यानी कि उनके हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, उनके स्कूल्स लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है, उनके फैमिली बैकग्राउंड पर या फैमिली के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वह दिखना शुरू हो जाता है। इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग लेस डेवलपमेंट
misconception or miscommunication regarding issues such as drugs, alcoholism, etc. यह इंश्योर करता है कि उनके अंदर कम से कम डेवलपमेंट हो मिसकंसेप्शन का। समटाइम्स स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके अंदर मिसकंसेप्शन या मिसकम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स जो होती हैं वह ज़्यादा होती हैं, और यदि उनके अंदर ये लाइफ स्किल्स जो है वह डेवलप होते चला जाए तो इनके अंदर जो है इस तरीके की समस्याएं जो होंगी वह खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ वह ड्रग्स और एल्कोहलिज्म के भी शिकार नहीं होंगे। कैसे शिकार नहीं होंगे? जब उनके अंदर लाइफ स्किल्स एजुकेशन जो है उसमें वह अपने आप को इंगेज रखेंगे तब। इट रिलीज द ऑनसेट ऑफ द एब्यूज ऑफ टोबैको, अल्कोहल एटसेट्रा। इन सभी चीज़ों से वह दूरी बना लेते हैं जब उनको लाइफ स्किल्स का फंडा पता हो जाता है तब। इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। कोर लाइफ स्किल्स आइडेंटिफाइड बाय WHO। फर्स्ट, सोशल स्किल्स। सोशल स्किल में 4 पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड किए गए हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस की बात की जाती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की जाती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात की जाती है, एंड एम्पैथी की बात की जाती है। थिंकिंग स्किल्स पर 4 पॉइंट्स भी तैयार किए गए हैं, जिसमें आता है क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एट द लास्ट थिंग, इमोशनल स्किल्स which included 2 points, coping with stress and coping with emotions. These are the 10 points which is identified by the WHO for core life skills. In the first point, self awareness. सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हम लोग समझेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है। यह इंक्लूडेड होता है खुद के बारे में जानना, वह अपने कैरेक्टर्स को जाने, वह अपने स्ट्रेंथ को जाने, वह अपने वीकनेसेस को जाने, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को भी जानते हैं। इन सभी को कहा जाता है, इन सभी पॉइंट्स को मिला करके हम लोग सिंपली कहें कि सेल्फ अवेयर होना, खुद के बारे में जानना। इट हेल्प्स अस रिकॉग्नाइज एंड डील विद स्ट्रेस, फियर एंड प्रेशर्स। यह हेल्प करता है कि हम अपने स्ट्रेस को पहचान सकें, उसके साथ डीलिंग कर सकें, उसको कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, इस चीज़ को सीख सकें। साथ ही साथ फियर है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, प्रेशर्स जो हैं उन प्रेशर्स को कैसे मैनेज किया जाए। यह सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से ही, या हम लोग कहें कि सेल्फ अवेयरनेस यदि बढ़ता चला जाए स्टूडेंट्स के अंदर, टीचर्स के अंदर, तो ये प्रॉब्लम्स जो होंगी वो सॉल्व हो जाएंगे। टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर ऑन बिहेवियर। वे अपने बिहेवियर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेना शुरू कर देते हैं कि मेरा बिहेवियर किस तरीके का है। जब वह सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, यानी कि अपने बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, तो वह रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने भी शुरू कर देते हैं। नोइंग योर वैल्यूज, पर्सनालिटी, नीड्स, हैबिट्स, इमोशंस, इन सब के बारे में भी वह जान लेते हैं। इट इज ऑफन रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशन। यह इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भी जरूरी है, साथ ही साथ इंटरपर्सनल रिलेशंस, यानी कि जो जैसे स्टूडेंट हैं उनके क्लासरूम के फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके जो बाहर के फ्रेंड्स हैं आउट ऑफ द स्कूल, उन सब के साथ भी, या लोकल लीडर्स के साथ रिलेशनशिप, इन सभी चीज़ों को हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशन। फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशन, टीचर्स के साथ उनका रिलेशन, तो इन सभी चीज़ों में भी वह अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं जब वह सेल्फ अवेयर हो चुके होते हैं। दैट मीन्स कि वह अपने बारे में जानकारी इकट्ठा कर चुके होते हैं तब। सेकेंड पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वह एक्सप्रेस किया जाता है अपने आप को वर्बली या नॉन वर्बली, किसी अप्रोप्रिएट कल्चर या सिचुएशन के हिसाब से। किसी भी सिचुएशन के हिसाब से, जैसे क्लासरूम में उनके कम्युनिकेट करने का तरीका अलग होता है, फैमिली मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका उनका अलग होता है, तो इन सभी चीज़ों को वह समझ सकें कि हमें फैमिली के साथ जब स्टूडेंट्स रहते हैं तो वह वहाँ पर किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। जब वह स्कूल में आते हैं, स्कूल प्रीमाइसेस में रहते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, टीचर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, इन सभी चीज़ों को वह जान सके। टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, वह अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करें, अपने डिजायर्स को एक्सप्रेस कर सकें, अपने नीड्स को एक्सप्रेस करें, साथ ही साथ फियर्स जो है इन सभी के बारे में बात कर सकें और
इन सभी को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में भी वह बात करें। इट इज बेसिक टू एवरी ह्यूमन रिलेशनशिप्स, किसी भी और ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वह इफेक्टिव हो। इट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर फीलिंग्स एंड आवर हेल्थ। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वह हमारे फीलिंग्स को भी प्रभावित करता है, साथ ही साथ हमारे हेल्थ को भी प्रभावित करता है। तो यदि हम लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को यदि इफेक्टिव बनाते हैं तो यह हमारे फीलिंग्स एंड हेल्थ को भी इफेक्टिव बना देते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, थर्ड पॉइंट, एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे हैव टू डेवलप रिलेशनशिप विथ सिग्निफिकेंट एडल्ट्स इन देयर लाइफ सच एज पेरेंट्स के साथ उनका रिलेशनशिप, रिलेटिव्स के साथ उनका रिलेशनशिप, नेबर के साथ उनका रिलेशनशिप, टीचर्स के साथ उनका रिलेशनशिप, पीयर्स इन एंड आउट ऑफ स्कूल्स, स्कूल के बाहर स्कूल के अंदर जो उनके फ्रेंड सर्कल हैं, उनके क्लासमेट्स हैं, उनके साथ उनका रिलेशनशिप, पीपल दे मीट इन लाइफ, फ्रेंड्स ऑफ देयर पेरेंट्स, द लोकल लीडर्स, शॉपकीपर्स एटसेट्रा, इन सब के साथ वो जब मिलते हैं तो उनका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, वो सभी चीज़ें जो हैं वो सीखने की ज़रूरत होती है। लाइफ स्किल्स में इन सभी चीज़ों को सिखाया भी जाता है कि आप किस तरीके से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे। नॉट एवरीबडी कैन बी द वंस फ्रेंड, सब लोग किसी एक के फ्रेंड तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वह इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे जो है किसी भी रिलेशनशिप के बारे में जान सकें, उनके अपने इन्वायरमेंट के बारे में जान सकें, मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना जो है वह ज़्यादा ज़रूरी होता है। द फोर्थ पॉइंट इज एम्पैथी। एम्पैथी दैट मीन्स कि वह समझ सके कि किसी भी परिस्थिति में, जैसे दुख है, खुशी है, घृणा है, इन सभी चीज़ों के बारे में वह एक्सप्रेस कर सके। एम्पैथी सहानुभूति हम लोग हिंदी में कहते हैं, इसके बारे में स्टूडेंट्स को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स को हम लोग स्टोरी के माध्यम से एम्पैथी को सिखा सकते हैं। ऐसी कहानियाँ जिसमें दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो, ऐसी कहानियों को सुना करके और उनके अंदर यह एबिलिटी बिल्ड की जा सकती है कि वह एम्पैथी दिखा सके। Showing empathy involves putting oneself in other people's shoes. The ability to understand another person's circumstances, point of view, thoughts and feelings. इन सब के बारे में वह जान सके, इसके लिए ज़रूरी होता है कि वह एम्पैथी को समझें, दुख दर्द को समझें। उनके क्लासमेट्स का ही साथ किसी तरीके की कोई घटना हो जाए और वह महसूस नहीं करें उसके दुख को, उसके दर्द को, वह इंजॉय करना, फन करना शुरू कर दें, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ये लाइफ स्किल्स जो है, यानी इसकी वजह से उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो सिचुएशन को समझें, फैमिली में किसी तरीके की कोई समस्या है तो वह उसमें इन्वॉल्व हों, अपने पेरेंट्स को वह हेल्प करें। When expressing empathy, you are able to understand someone else's internal experiences. उनके internal experiences को भी आप महसूस करने शुरू कर देते हैं जब आप empathy को experience करते हैं तब। Empathy also means supporting the person so that they can make their own decision and stand on their own feet as soon as possible. किसी की मान लेते हैं किसी का तबीयत ही खराब हो तो उस कंडीशंस में यह ज़रूरी होता है कि उसको एम्पैथी दें, या कहें कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। उनके दुख में हमें भाग लेना चाहिए, वहाँ जा कर के उन्हें हमें समझाना चाहिए। तो इससे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उनके साथ हम लोग इस तरीके के यदि बिहेवियर शो करते हैं, उनके साथ एम्पैथी जो है शेयर करते हैं, या उनके दुख को हम लोग सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है कि इस कंडीशन में मेरे साथ कोई ना कोई तो है, जिसकी वजह से समस्याएं जो होती हैं वह सॉर्ट आउट होती चली जाती है। फिफ्थ पॉइंट इज क्रिएटिव थिंकिंग. It is defined as
a way to look at and solve problems from a different perspective, avoiding orthodox solution and thinking outside the box. क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स के अंदर यह डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि वह केवल ऑर्थोडॉक्स सॉल्यूशन के ऊपर, यानी कि आपने जो समस्या जो सॉल्व करने का टेक्निक सिखा दिया, बच्चे उसी को हमेशा फॉलो करते रहें। इससे क्या होगा, वह रोबोट के जैसे बनते जाएंगे। वह उनको कहा जाए कि परमानेंट सॉल्यूशन आपने दे दिया है, वह उसी को फॉलो करते चले जाएंगे। तो इसमें उनके अंदर किसी तरीके की कोई क्रिटिकल थिंकिंग जो है वह डेवलप नहीं होगा। चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, वो अपने हिसाब से नहीं करेंगे। जैसे कि आप मैथमेटिक्स का ही कोई क्वेश्चन दे देते हैं तो वो अपने हिसाब से सॉल्व करें। कोई फिजिक्स का है न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो वो अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको देखते हुए और सॉल्व करने की कोशिश करें। उनके अंदर थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स जो है वह डेवलप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह बॉक्स में ही रह करके और उसके एक सीमित दायरे में ही सोचें। वह उस दायरे से हट करके अच्छे चीज़ों को अपने अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, कुछ क्रिएटिव सोचने की कोशिश करें। इट इज़ अ वे दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू क्रिएट ए न्यू अप्रोच टू ए पार्टिकुलर सिचुएशन और ए प्रॉब्लम। किसी भी पार्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम में वह एक नया अप्रोच तैयार करें, एक नया सॉल्यूशन तैयार करें, जिसके माध्यम से वह बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यह ज़रूरी होता है कि उनके अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर हम लोग क्रिएटिव थिंकिंग जो है इस स्किल्स को डेवलप कराएं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिटिकल थिंकिंग। इट इज द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड रेशनली। यह ज़रूरी है कि वह अपने सोच को क्लियर बनाए, रेशनली बनाए। इट इज द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ एन इशू इन ऑर्डर टू फॉर्म अ जजमेंट। वह एनालाइज करें, चीज़ों को इवेल्युएट करें, उसके बाद ही जजमेंट सुनाएं। यह एक डेवलपमेंट जो है वह स्टूडेंट्स के अंदर जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता है, समटाइम्स स्टूडेंट्स जो होते हैं वह तुरंत ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। वह किसी तरीके का कोई उसमें एनालाइजिंग नहीं करते हैं, इवेल्युएट नहीं करते हैं और उसका जजमेंट देने के लिए वो तैयार रहते हैं। आपने ही नहीं किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में आपको नॉक करने शुरू कर देते हैं कि नहीं सर, बुक में इस तरीके का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और आप जो है कुछ अलग डेटा लेकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को हमें यह बताना चाहिए कि वह एनालाइज करें, सिचुएशन को पहले समझें, फिर जो है जो बुक्स का कंटेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से आप सोचने की कोशिश करेंगे। तो डिफरेंट डेटा के आधार पे कैलकुलेट करने की कोशिश कराई जाती है। पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, उसमें जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस के स्क्वायर्स हैं, और इसके आधार पर जो आप कैलकुलेशन करते हैं तो एक डेटा जो होता है, एक फिक्स डेटा को हम लेकर के सॉल्व करते हैं, उसके आधार पर कैलकुलेशन होता है। हम लोग कुछ पॉइंट्स को लेकर के उसमें कुछ ऐसे डेसिमल्स के आधार पर भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, उसमें भी कैलकुलेशन हो सकता है। फ्रैक्शनल पॉइंट्स लेकर के भी हम लोग उसमें पी का वैल्यू ले सकते हैं, एच का वैल्यू ले सकते हैं, बी का वैल्यू ले सकते हैं फ्रैक्शन में लेकर के, और उसको सॉल्व कराया जाए तो उनके अंदर जो है वह क्रिटिकल थिंकिंग जो है वह डेवलप होंगे। क्रिटिकल थिंकर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम विदाउट अलाउइंग इमोशंस और assumptions टू इन्फ्लुएंस हाउ यू थिंक अबाउट इट। क्रिटिकल थिंकर जो होते हैं वह एनालाइज करते हैं किसी प्रॉब्लम्स को बिना अपने इमोशंस को अलाउ किए हुए। इमोशंस उनके ऊपर हावी नहीं होते हैं। इमोशंस को छोड़ करके आप क्लासरूम में या महसूस किए होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने इमोशंस पर इतना कंट्रोल किए हुए होते हैं। बाकी जो शरारती स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हमेशा शरारत सूझती रहती है, वो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करते रहते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वह क्या करते हैं, इस कंडीशंस में भी अपने इमोशंस को के ऊपर कंट्रोल किए हुए होते हैं, दूसरे के एजम्पशंस को से इन्फ्लुएंस नहीं हो करके अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एनालाइजिंग के ऊपर वह वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग।
It is the act of choosing between two or more courses of action. दो या तीन सिचुएशंस हैं और उसमें हम किसको सही माने, कौन सा मेरा जो रास्ता है वो सही होगा, इसको कहा जाता है डिसीजन मेकिंग. और डिसीजन मेकिंग जो है इन्वॉल्व होता है चूजिंग बिटवीन पॉसिबल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम. बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, उन सॉल्यूशंस में किसको सही मानना है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है पढ़ते हुए क्लास 10th की और 10th के बाद 12th में वह कौन सा कोर्स सेलेक्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, तो उनके अंदर बहुत से जो है सॉल्यूशंस होते हैं, पॉसिबल सिचुएशंस होते हैं, लेकिन वह किसी एक को सेलेक्ट करते हैं. और किसी एक को जब सेलेक्ट करते हैं, इसी को कहा जाता है, इसको कहा हम लोग सिंपली कहें कि उनके अंदर डिसीजन मेकिंग सिचुएशन जो है वह बिल्ड हो चुका है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वह बिल्ड हो चुका है. ऐसा नहीं है कि दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर के कि हमारे पड़ोस में दो लोग हैं, दोनों डॉक्टर बन रहे हैं तो हमें भी डॉक्टर ही बनना है. इस तरीके के उनके अंदर थिंकिंग जो है वह ना आए, वह डिसीजन खुद से ले सकें. मेकिंग डिसीजन आफ्टर एग्जामिनिंग द चॉइसेस एंड consequences in view of one's value and goals is responsible decision making. Decision may take relating current situation to past similar situations. Steps for decision making. Decision making के लिए क्या क्या steps जो है वह इन्वॉल्व हो सकते हैं. इसमें आइडेंटिफाई या हम लोग डिफाइन करते हैं किसी प्रॉब्लम्स को. कोई प्रॉब्लम्स जो है उसको हम लोग पहले पता लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस या आउटकम्स को. आउटकम्स किस तरीके का है या उसके परिणाम क्या होंगे, इसको हम लोग पहले कंसीडर करते हैं. फिर उसके बाद हम लोग फैमिली एंड पर्सनल वैल्यूज को कंसीडर करते हैं कि इस तरीके का डिसीजंस लेते हैं तो क्या फैमिली जो है वह हमारा सपोर्ट करेगा, मेरा पर्सनल वैल्यूज जो होगा वह क्या क्रिएट होगा इस तरीके के डिसीजंस लेने पर. चूज वन अल्टरनेट, यानी कि हम लोग एक ऑप्शन, एक्स्ट्रा ऑप्शन लेकर के भी चलते हैं, एक अल्टरनेटिव. यदि यह जो डिसीजन हम लिए इसमें यदि हम फेल हो जाते हैं तो मेरा सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, यानी कि हमारा अल्टरनेट यानी कि ऑप्शन बी लेकर के भी चलना जरूरी होता है. ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी जो है यानी कि अल्टरनेटिव जो है उसका हम लोग सिलेक्शन, अल्टरनेट का सिलेक्शन भी रखते हैं, लेकिन यह अल्टरनेट एक से अधिक नहीं होना चाहिए. एक से अधिक यदि आप अल्टरनेट रखते हैं तो आपका जो फर्स्ट डिसीजन है वह हमेशा रॉन्ग होता चला जाएगा. इंप्लीमेंट द डिसीजन. लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि हम अपने डिसीजन का इंप्लीमेंट कैसे करें, उसको अप्लाई कैसे करें. प्रॉब्लम सॉल्विंग. द 8th पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. इट हेल्प्स अस टू डील कंस्ट्रक्टिवली विथ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ्स. Problems solving skill allows to solve an issue, problems or conflict without anger, fear, threats, aggressive force या aggressive behaviors. Problem solving skills जो है यह एक तरीके का हम कहें कि एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग बिना एंगर के, बिना फियर के, बिना थ्रेट्स के, बिना ही एग्रेसिव फोर्स या एग्रेसिव बिहेवियर के किसी भी प्रॉब्लम का और सॉल्यूशंस जो है वह ढूंढ लेते हैं. क्रिएटिंग अ प्लान इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. सबसे पहले आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लान को क्रिएट करने की जरूरत होती है. एग्जामिनिंग अ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. हमें उसके जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे जिसके बारे में हमें एग्जामिन करने की जरूरत होती है, जांच करने की जरूरत होती है कि क्या इस तरीके के प्रॉब्लम्स में कैसे कैसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं, या आप अपने किसी रिलेटिव्स के द्वारा, किसी फ्रेंड सर्कल में भी आप पता कर सकते हैं किस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें क्या सॉल्यूशंस लिए जा सकते हैं. एडजस्टमेंट टू ए सिचुएशंस. किसी सिचुएशन के एडजस्टमेंट्स के बारे में, साथ ही साथ प्रॉब्लम्स दैट आर लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड कैन कॉज मेंटल स्ट्रेस एंड गिव राइज टू फिजिकल स्ट्रेन. 9th पॉइंट इज कॉपिंग विथ स्ट्रेस. स्ट्रेस को कैसे हम लोग हैंडल करें, मैनेज करें, यह जानना भी जरूरी होता है. स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन which imposes demands
फॉर एडजस्टमेंट अपॉन द इंडिविजुअल। स्ट्रेस सिंपली हम लोग कहें कि यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम लोग किसी तरीके की कोई डिमांड रखते हैं और ये डिमांड जब पूरा नहीं हो पाता है, कोई इच्छा रखते हैं और वह इच्छा पूरा नहीं होता है, तो वह स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। और स्ट्रेस लाइफ का हम लोग कहें या पार्ट ऑफ लाइफ है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। यह अवॉइड नहीं कराए जा सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं। स्ट्रेस कम्स फ्रॉम, स्ट्रेस जो है वह कैसे आते हैं? फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, हमारे परिवार में किसी तरीके की कोई समस्याएं होती हैं, स्टूडेंट्स के लाइफ में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो इनकी वजह से स्ट्रेस आता है। ब्रोकन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के ब्रोक हो जाने की वजह से, एग्जामिनेशन प्रेशर्स, एग्जाम के प्रेशर की वजह से, डेथ ऑफ ए फ्रेंड और फैमिली मेंबर, किसी फ्रेंड के डेथ हो जाने की वजह से या फैमिली मेंबर्स के का डेथ हो जाने की वजह से भी स्ट्रेस जो है वह आते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। साथ ही साथ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, समटाइम्स क्रोनिक डिजीजेस होने की वजह से भी स्ट्रेस जो है वह बनते चले जाते हैं। लिविंग सिचुएशंस के हिसाब से भी स्ट्रेस जो है वह क्रिएट होते रहते हैं। और इन स्ट्रेस में बात की जाए कि 95% जो होते हैं, 95% of all the diseases are created by stress। स्ट्रेस की वजह से लगभग 95% जो है वह डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। रॉन्ग बिलीव्स लाइक आई एम नॉट गुड इनफ, इस तरीके का यदि थिंकिंग हो तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस जो है वह क्रिएट होते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं या मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसकी वजह से भी डिजीजेस जो होते हैं वह 95% जो चांसेस होते हैं इलनेस एंड डिजीजेस होने के, इसका 95% कारण यही है कि अपने आप को हम लोग अपने बिलीफ को या गलत बिलीफ बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि नहीं मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं इसको अकेले हैंडल नहीं कर सकता। इस तरीके के जितने भी परसेप्शन हम लोग मान चुके होते हैं, इनकी वजह से ही स्ट्रेस जो है वह क्रिएट होते चले जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च जो है वह कहते हैं कि स्ट्रेस इज द कोर फैक्टर इन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डिजीजेस। फिजिकल डिजीजेस, मेंटल डिजीजेस एंड इमोशनल डिजीजेस के लिए स्ट्रेस जो है वह कोर फैक्टर होता है। फिजिकल डिजीज हो, मेंटल डिजीज हो या इमोशनल डिजीज हो, इन सब के लिए साइंटिफिक रिसर्च जो है वह कहता है कि इसका मेन कारण जो है वह स्ट्रेस ही है। Therefore, as with emotion, young people need to able to recognize stress, its causes and effects, and how to deal with it. Young people जो हैं वह इमोशंस के साथ इस चीज़ को जोड़ते भी हैं कि हमें स्ट्रेस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, पता लगाना है कि यह स्ट्रेस का मेन कारण है क्या। फिर इसके कारण को जैसे ही आप पता लगाते हैं, इसका क्या प्रभाव हो सकता है उसे पता करते हैं। देन आफ्टर हम लोग इस डिजीज के साथ, इस स्ट्रेस के साथ कैसे डील करेंगे, यह भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इस तरीके के स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें। यूजिंग ड्रग्स और एल्कोहल डज नॉट रिलीव, ड्रग्स और एल्कोहल लेने से स्ट्रेस जो है इससे कम नहीं होता है। इसकी वजह से यदि आप स्ट्रेस में हैं और स्ट्रेस में आप ड्रग्स या एल्कोहल लेना शुरू कर दिए कि इससे क्या होगा कि हमारे स्ट्रेस कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइंटिफिक रिसर्च यह कहता है कि इससे होता क्या है कि वह उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग या इनेट एबिलिटी जो होता है टू सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली, वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है एंड उनके अंदर स्ट्रेस जो है वह लगातार बढ़ते जाता है। इस तरीके के प्रॉब्लम्स में जब वह पढ़ते चले जाते हैं तो फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, फैमिली प्रॉब्लम्स जो हैं, ये बहुत सारी समस्याएं आती चली जाती हैं जब वह ड्रग्स या एल्कोहलिज्म के शिकार हो जाते हैं। तो स्ट्रेस को कम करने का यह कोई तरीका नहीं है। कॉपिंग विथ इमोशंस, इमोशंस को कैसे हैंडल करें,
यह जानना भी जरूरी होता है। कॉपिंग विथ इमोशंस मीन्स रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस। हम लोग इमोशंस के बारे में पहले जानते हैं। विद इन अस एंड अदर्स, अपने अंदर या दूसरे के अंदर। एंड बीइंग अवेयर ऑफ हाउ इमोशंस इन्फ्लुएंस बिहेवियर, और इमोशंस जो है वह कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर्स को, इसको भी जानना जरूरी होता है। वी शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू इमोशंस अप्रोप्रिएटली। हमें इमोशंस को अच्छे से जानना और उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे यह जानना भी बेहद जरूरी होता है। इंटेंस इमोशंस लाइक एंगर और सैडनेस हैव नेगेटिव इफेक्ट्स। जब टीचर्स ही क्लासरूम में दुखी मन से पहुंच जाते हैं तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स भी समझ जाते हैं कि वह भी देख करके थोड़े से मायूस हो जाते हैं, उनके रिप्लाई को देख करके वह मायूस हो जाते हैं। तो यह जरूरी होता है कि क्लासरूम में जाते समय टीचर्स जो हैं अपने सैडनेस को एक अलग स्थिति पर, एक अलग पोजीशन पर रख करके थोड़ा से हैप्पी मोड में क्लासरूम में जाएं। एंगर मोड में जाते हैं तो वह भी एक निगेटिव इफेक्ट डालता है। वह अपने हेल्थ के ऊपर तो इफेक्ट डालता ही है, पार्टिकुलर के या इंडिविजुअल के हेल्थ के ऊपर तो इफेक्ट डालता ही है, साथ ही साथ उससे जो भी लोग मिलते हैं, फॉर एग्जांपल टीचर से मिलने वाले उनके जो कलीग्स हैं, साथ ही साथ उनके स्टूडेंट्स जो हैं, वह भी उस नेगेटिव वे में चले जाते हैं। तो यह जरूरी होता है कि हम हमेशा एक पॉजिटिव इमोशंस को सेलेक्ट करें और उसको पॉजिटिव वे में हैंडल करने की कोशिश करें। When we are feeling fearful, anger और डिप्रेस्ड, जब हम लोग अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं, गुस्सा महसूस करते हैं या डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, तो यह हमारे थॉट से, विचार से यह पता चल जाता है। जैसे आप क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं, क्लासरूम में कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं और उस दौरान किसी स्टूडेंट ने कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछ दिया, तो उस दौरान आप पूरे तरीके से, यदि एंगर मोड में है तो गुस्सा में उसको डांट करके बैठा देते हैं, या यदि आप फियरफुल हैं, खुद ही डरे हुए हैं, तो आप उसको और भी डराना शुरू कर देते हैं। डिप्रेस्ड हैं तो उसको भी एक आप निगेटिव या हम लोग कहेंगे डिसफंक्शनलिटी, यानी कि फंक्शन जो है वह इनकरेक्ट होना शुरू हो जाएगा। कब? जब आप इस तरीके के इमोशंस को अपने अंदर लेकर के जाएंगे क्लासरूम्स में। यानी कि केवल टीचर्स की बात नहीं करें, स्टूडेंट्स के अंदर भी इन सभी चीज़ों को हैंडल करना सीखना चाहिए। हमें सिखाना भी चाहिए कि वह इस तरीके के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, वह अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें, यह जानना जो है वह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। व्हेन आवर फीलिंग्स रिमेन पॉजिटिव वी फील जॉयफुल, लविंग एंड पीसफुल। जब हमारे फीलिंग्स जो होते हैं वह पॉजिटिव रहते हैं, वी फील जॉयफुल, लविंग एंड पीसफुल, तो इससे क्या होता है कि हम हमेशा पॉजिटिव ही बने हुए रहते हैं। दस द लाइफ स्किल क्या है? लाइफ स्किल्स आर अप्लाइड इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। बहुत से पॉइंट्स में यह जरूरी होते हैं, वेरियस लाइफ एस्पेक्ट में यह जरूरी होते हैं। इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इंसानों के रिलेशनशिप के साथ साथ उनके लर्निंग अबाउट राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। लाइफ स्किल्स जो है उनको अपने राइट्स को समझना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना, यह भी सिखाता है। साथ ही साथ उनके अंदर के जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ स्ट्रेसेस, इनको हैंडल करना वो सीखते हैं। HIV एड्स या STD प्रिवेंशन, इसके बारे में वो जानते हैं, अवेयर होने शुरू हो जाते हैं। ड्रग एब्यूज के बारे में वह अवेयर होते हैं, सेक्सुअल वायलेंस के बारे में वह अवेयर होते हैं। साथ ही साथ टीनेज प्रेगनेंसी, इसके बारे में वह अवेयर होते हैं। सुसाइडल प्रिवेंशन, इसके बारे में भी वह अवेयर होते हैं। इन सभी पॉइंट्स के बारे में सिंपली कहा जाए कि वह अवेयर होते चले जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी लाइफ जो होती है वह बेहतर हो जाती है। थैंक यू फॉर टुडे।